तो बेटा आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, तो आप बोलोगे सेलुलर बैरियर टू इन्फेक्शन। सेलुलर बैरियर टू इन्फेक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर कौन कौन से जो है बैरियर्स हैं जो आपको सेलुलर लेवल पे दिखेंगे, यानी कि सेल्स की बात कर रहा है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले आप बात करो, जो हमारे पास सेल्स हैं वो हैं न्यूट्रोफिल सेल्स। ओके, न्यूट्रोफिल सेल्स की बात करोगे तो आप याद करो, एक अगर हम देखें टिश्यू में तो हमने पढ़ा था कि जो ल्यूकोसाइट होती हैं डब्ल्यूबीसीज होती हैं, याद होगा आपको। डब्ल्यूबीसीज दो तरीके की होती हैं, एक आपकी होती हैं ए ग्रेनुलोसाइट और दूसरी बेटा होती हैं ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं और दो तरीके की सेल्स होती हैं, एक लिम्फोसाइट सेल्स और दूसरा आप बोलोगे उसके अलावा जो थी वो मोनोसाइट सेल्स थी। ठीक है, ये डिस्कस किया था हमने। तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट सेल दो थी। ग्रेनुलोसाइट में हमने पढ़ा था न्यूट्रोफिल सेल्स। न्यूट्रोफिल सेल्स के अलावा हमने पढ़ा था यहाँ पर दूसरा आपका जो सेल्स थी वो कौन सी थी, तो आप बोलोगे इसिनोफिल्स, और उसके अलावा हमने पढ़ा था बेसोफिल्स। तो तीन तरीके की सेल्स यहाँ पर डिस्कस की थी हम लोगों ने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टिश्यू के रिस्पेक्ट में। अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर हम लोग ब्लड टिश्यू में पढ़ते हैं स्पेशली इन सब बातों को। तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ में टिश्यू लेवल पे, है ना। टिश्यू में देख चुके थे क्लासेस में, जो टिश्यू वाली क्लासेस हुई थी। आज हम केवल जो न्यूट्रोफिल्स की बात करने जा रहे हैं, ये बात करेंगे हम केवल इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट, कि किस तरीके से हमारी इम्यून सेल्स जो न्यूट्रोफिल सेल्स हैं वो हमको इन्फेक्शियस एजेंट से बचाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सेल है जो कि सेलुलर बैरियर की तरीके से काम करता है हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन। तो आप देखोगे न्यूट्रोफिल सेल्स जो हैं लगभग कितनी हैं, तो आप बोलोगे 40 to 75% के आसपास डब्ल्यूबीसीज में। अब न्यूट्रोफिल सेल्स की जब बच्चों बात करोगे तो इनकी कुछ स्पेसिफिक बातें हैं, अगर ध्यान करिए आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि न्यूट्रोफिल सेल्स जो होती हैं वो आप बोलोगे पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर सेल्स होती हैं, और इसके लिए हम एक टर्म भी यूज कर रहे थे, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस, पीएमएनएस। और इसका फुल फॉर्म क्या था, तो आप बोल सकते थे पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर सेल्स। अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस को कंटेन करती, यानी कि इनका अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे इन सेल्स का, तो इनके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस जो इसका है ये क्या है, मल्टी लोब्ड। देखिए 3 लोब दिख रहे हैं जैसे, तो मल्टी लोब्ड होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी न्यूट्रोफिल सेल्स कैसी थी, तो आप बोलोगे ग्रेनुलोसाइट सेल्स थी, जो कि आपका पता है डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट का पार्ट है। न्यूट्रोफिल सेल्स पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर सेल्स थी, यानी कि इनके पास न्यूक्लियस जो था मल्टी लोब था, या पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स बोल सकते हो इनको। दूसरी बात देखिए, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थे ऐसे इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, आप बोलोगे कि न्यूट्रोफिल सेल्स ऐसी सेल्स थी, हम बोल सकते हैं दीज आर द फर्स्ट सेल्स,
कैसी सेल्स थी? फर्स्ट सेल्स थी दैट रिक्रूटेड पहली ऐसी सेल्स थी जो रिक्रूट हुई थी टू द साइट ऑफ इंफेक्शन। इस बात का मतलब क्या है समझिए बेटा, यहां पर अगर मान लीजिए ये टिश्यू है आपके पास में, ये टिश्यू है और इसके नीचे आपको पता है टिश्यू के नीचे यहां पर क्या होगा? ब्लड वेसल्स वगैरह होंगे। और ब्लड वेसल्स में हमने मान लिया यहां पर सेल्स होंगी, न्यूट्रोफिल सेल्स, न्यूट्रोफिल सेल्स होंगे। तो मैंने बोला कि यहां पर ये जो टिश्यू है अगर मान लो कहीं से डैमेज हो जाता है, ये डैमेज हो जाए, तो आपको पता है नेचर में क्या है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन घूम रहे हैं, ये एंटीजन आएंगे और ये एंटीजन क्या करेंगे, बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो सकता है, इस डैमेज टिश्यू पे जाके अटैच हो जाएंगे और बॉडी से इंटर करने की कोशिश करने लगेंगे। अब जो न्यूट्रोफिल का दायित्व है वो क्या है, उनका काम क्या है? तो वो क्या करेंगी, वो आएंगी यहाँ पर टिश्यू में, और टिश्यू में आने के बाद में ये फैगोसिटिक नेचर की होती हैं, तो ये क्या करेंगी, जो भी एंटीजन आएंगे उन सारे एंटीजन्स को ये खाने की कोशिश करेंगे या उनको एलिमिनेट कर देंगे। तो हमने बोला फर्स्ट सेल हैं जो रिक्रूटेड हो रही हैं साइट ऑफ इंफेक्शन पे, जहां पे इंफेक्शन हो रहा है, और ये सेल्स जो हैं ये बेटा आप बोलोगे कैसी है, फैगोसिटिक नेचर की। कैसे हैं, फैगोसिटिक नेचर की। फैगोसिटिक नेचर का मतलब आपको पता है, जो ईट करती हैं सेल्स, कुछ खाती हैं, उसको हम बोलते हैं फैगोसिटिक नेचर की सेल्स। दूसरी बात, इनकी लाइफ जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े टाइम के लिए रहती है यहाँ पर। ये भी एक बात क्लियर होगी कि लाइफ उनकी क्या है, कम है, शॉर्ट लिव्ड है ना। ये आप बोलोगे अबंडेंट रूप से प्रेजेंट होती हैं, अबंडेंटली प्रेजेंट होती हैं, अबंडेंट इन, इसमें तो आप बोलोगे ब्लड, बट not present in a normal healthy tissue। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर नॉर्मल हेल्दी टिश्यू है तो वहां पर प्रेजेंट होगी, नहीं। जब कोई इंफेक्शियस टिश्यू होगा, मतलब इन्फेक्शन हो चुका होगा वहां पर, तो वहीं पर ये सेल्स पाई जाएंगी, अदरवाइज ये चुपचाप ब्लड में रहेंगी। ऐसा नहीं कि इनको शौक लगेगा, नहीं नहीं चलो घूम के आते हैं, सैर करके चलते हैं, टिश्यू को देखते हैं कैसा है टिश्यू, क्या है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर टिश्यू में कोई इन्फेक्शन हुआ है किसी एंटीजन का, तभी ये सारी सेल्स आके मेहनत करके उसको हेल्प करेंगी कि वहां से उस टिश्यू को किसी तरीके से एंटीजन को मार दें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है न्यूट्रोफिल सेल्स के केस में। और न्यूट्रोफिल सेल्स को बोला जाता है कि ये ऐसी सेल्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप देखोगे बेसिक लेवल पे, सबसे पहले अगर जो मैकेनिकल बैरियर थे पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किए थे, उनको भी क्रॉस करके अगर कोई एंटीजन टिश्यू के अंदर आ जाता है, स्किन को क्रॉस करके आ जाता है, देन डेफिनेटली देयर विल बी फाइट विद द न्यूट्रोफिल सेल्स। ओके, तो एंटीजन को जो है वहां पर फाइट करना ही पड़ेगा, किसके साथ में, तो आप बोलोगे न्यूट्रोफिल सेल्स के साथ। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर सेल्स हैं, मल्टीलोब न्यूक्लियस इनके पास। पहली ऐसी सेल्स हैं जो साइट ऑफ इंफेक्शन पे रिक्रूट की जाएंगी, फैगोसिटिक नेचर की होती हैं, शॉर्ट लिव्ड लाइफ होती है उनकी, छोटी लाइफ होती है, अबंडेंट होते हैं ब्लड में, लेकिन प्रेजेंट होते हैं अगर आप बोलोगे तो ये नॉर्मल हेल्दी टिश्यू में जो है एब्सेंट होते हैं, और जो है ब्लड में यूजुअली प्रेजेंट होते हैं। इतनी बातें थी जो मैंने डिस्कस कर ली आपसे न्यूट्रोफिल्स के केस में। आई होप सबको समझ में आ गई होंगी सारी बातें न्यूट्रोफिल के केस में। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? डन? यस सर।
वेरी गुड। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी बात है हमारा न्यूट्रोफिल सेल के साथ में जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेलुलर बैरियर है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी का। इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ रहे थे हम लोग। तो इन्नेट इम्यूनिटी का दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर है वो है सेलुलर बैरियर में मैक्रोफेजेस सेल्स। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है बेटा। वही वाला तो हम लोग लास्ट टाइम पे छोड़े थे चैप्टर। मेन इंपॉर्टेंट पढ़ा के मैंने फिर कहा था कि ठीक है क्लासेस आपके एग्जाम आ गए थे, तो अभी वही जो पीछे छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बाकी लेक्चर्स पढ़े होंगे पीछे, आप देख लेना उसको रिकॉर्डिंग में। तो नेक्स्ट जो हमारी सेल्स थी वो मैक्रोफेजेस सेल्स थी। मैक्रोफेजेस सेल्स को आप इस सिंबल से दिखाओगे, इस साइन से। ऐसे लिखूंगा मैं तो समझ जाना आपकी मैक्रोफेजेस की बात हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन मैक्रोफेजेस सेल्स की बात करोगे तो सबसे पहले आप देखो ब्लड जो होगा, ये मान लिया हमने ब्लड कैपिलरी है कोई, ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी में बेटा आपको यहाँ पर ऐसे सेल्स दिखेंगी। दूसरे पेन से मैं बना लेता हूं। तो ब्लड में आपको पता ही ल्यूकोसाइट सेल्स होंगी, जो है ग्रेनुलोसाइट या ग्रेनुलोसाइट। उसी में एक सेल होती है जिसको हम बोलते हैं मोनोसाइट सेल। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मोनोसाइट सेल पढ़ा चुका हूं मैं हालांकि। ये मोनोसाइट सेल, मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस है बेटा, मोनोसाइट सेल का जो न्यूक्लियस है वो बीन शेप्ड का होता है कुछ इस तरीके से। जी, तो मोनोसाइट सेल का न्यूक्लियस कैसा है? बीन शेप्ड का है। क्वेश्चन पूछा जाता है। तो न्यूक्लियस जो है वो बीन शेप्ड का है। और मोनोसाइट अगर आप देखोगे तो कितनी है मोनोसाइट का, अगर अमाउंट आप बात करोगे तो लगभग 2 से 10% के आसपास। कितना है? 2 to 10%। और यहाँ पर जो है ए ग्रेनुलोसाइट है ना, ये बाद में ही मैं बता चुका हूं अभी पीछे कि ये कैसी सेल्स हैं। ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, कैसी सेल्स हैं? ए ग्रेनुलोसाइट। कैसी सेल्स हैं? ए ग्रेनुलोसाइट सेल्स। ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट सेल्स का मतलब क्या था? ए ग्रेनुलोसाइट सेल्स का मतलब क्या है कि यहां पर कोई ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी ग्रेन्यूल यहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे। समझ में आई बात कि नहीं? यस सर। हाँ, तो यहां पर कोई ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होंगे, तो अभी हम इसको ए ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। अभी पीछे भी मैं बताया हूं इस बात को। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, जब साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल है नहीं, अब मान लीजिए कोई टिश्यू है नीचे यहाँ पर, इस बात को भी समझ लीजिए। यहाँ पर कोई टिश्यू है, बहुत प्यार से समझना है, आसानी से, अच्छे से। अब मान लीजिए इस टिश्यू में कोई डैमेज हो गया, यहाँ पर ऐसे ये डैमेज मैं कर दिया हूँ टिश्यू को, ऐसे कोई डैमेज हो गया टिश्यू। अब डैमेज हो गया मतलब बेटा साफ था कि डैमेज होने का मतलब सिंपल सा है कि भाई यहाँ पर ये डैमेज हो गया, लिसिस हो गया, कुछ चोट लग गया, कुछ हो सकता है। अब डैमेज हो गया टिश्यू, जब डैमेज हो गया तो एंटीजन यहाँ पर घूम रहे होंगे टिश्यू के ऊपर, एंटीजन हमारी स्किन के ऊपर, और जहां डैमेज देखेंगे वहीं से क्या करेंगे? घुस जाएंगे अंदर, बॉडी के अंदर, है ना? ऐसे मान लो ये एंटीजन है,
तो ये एंटीजन कहाँ चले जाएंगे, ये एंटीजन बेटा सारे एंटर करने की कोशिश करेंगे टिश्यू के अंदर, कहेंगे चलो भाई पार्टी करेंगे टिश्यू के अंदर जाके, एंटीजन वहां जाने की कोशिश करेंगे। एजी मतलब एंटीजन, ये मैंने एजी लिखा, इसका मतलब एंटीजन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो एंटीजन। एंटीजन कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकता है। अब ये एंटीजन मान लो यहाँ आ गया भाई, आ गया, ये मौका मिल गया इसको घुसने का, क्योंकि हमारा मैकेनिकल बैरियर लॉस हो गया। अब एंटीजन यहाँ आ गया, टिश्यू के अंदर आ गया एंटीजन, अब मारना तो है इसको, मारना तो पड़ेगा। अब मोनोसाइट सेल्स क्या करेंगी, देखिए इनका चमत्कार देखिए इन सेल्स का। तो ये सेल्स जो होंगी, ये सेल्स माइग्रेट करके कहाँ आ जाएंगी, टिश्यू में आ जाएंगी। तो देखिए जो ये माइग्रेशन हो रहा है, इस प्रोसेस में आप देखोगे, इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। कहां से हुआ माइग्रेशन, तो आप बोलोगे माइग्रेशन स्टार्ट हुआ कहां से इसका, तो आप बोलोगे माइग्रेशन इसका जो स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ मोनोसाइट सेल का, और मोनोसाइट सेल माइग्रेट होके बेटा कहां आ गई, टिश्यू में आ गई। तो जो माइग्रेशन हुआ, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायापेडेसिस। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलते हैं, डायापेडेसिस। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, या इसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वेजेशन, डायापेडेसिस या एक्स्ट्रा वेजेशन, ठीक है। तो भाई सेल ये मैक्रोफेजेस वाली अब कहां आ गई, मोनोसाइट सेल्स कहां आ गई, ये आ गई टिश्यू में। अब ये मोनोसाइट सेल जो थी, ये अब कन्वर्ट होके जब इसमें आ जाएंगी, तब इनको हम बोल देते हैं दीज आर द मैक्रोफेजेस सेल्स। क्या बोलेंगे, मैक्रोफेजेस सेल्स। और मैक्रोफेजेस सेल्स अपने जो डेंड्राइट्स हैं उनको बड़ा बड़ा कर लेंगी, ऐसे इस तरीके से, ये मैक्रोफेजेस सेल्स आ गई यहाँ पर टिश्यू में। अब यही मोनोसाइट सेल को हम क्या बोलेंगे, मैक्रोफेजेस बोलने लगेंगे। और क्योंकि ये फैगोसिटिक नेचर की हैं, तो ये क्या करेंगे, इस एंटीजन को इनगल्फ कर लेंगे, खा जाएंगे इसको, ठीक है, समझ में आई। सर एक बार रिपीट कर देना ये वाला। ठीक है, मैंने बोला बेटा यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज में मोनोसाइट सेल्स हैं 2 to 10% रहती हैं, एक ग्रेनुलोसाइट हैं, जैसा कि पीछे बताया। इनका न्यूक्लियस बीन शेप का रहता है। होता क्या है, जब हमारा टिश्यू ये जो है, मान लो ये कोई टिश्यू है स्किन का, ये किसी वजह से डैमेज हो गया, डैमेज हुआ, तो आप देखोगे उनको एंटीजन जो है बाहर एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में, उनको रास्ता मिल जाएगा बॉडी के अंदर जाने का, बॉडी के अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा, तो ये अंदर जाएंगे, और अंदर जब जाएंगे तो आप देखोगे ये क्या करेंगे, वहां पर फैगोसिटिक सेल जो हैं वो इनको खा जाएंगी। और फैगोसिटिक सेल्स आएंगी कहां से, तो आप बोलोगे मोनोसाइट सेल के पास में मैसेज जाएगा कि आप टिश्यू में आइए, और टिश्यू में आके अपने आप को चेंज कर लीजिए, किसमें, मैक्रोफेजेस सेल में। तो मोनोसाइट सेल जब जो है यहाँ ब्लड कैपिलरी से निकल के स्क्वीज आउट होके कहाँ पहुंच जाएंगी, टिश्यू में पहुंच जाएंगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायापेडेसिस या एक्सट्रावेजेशन। और इसमें सेल्स क्या होंगी, आप बोलोगे ब्लड कैपिलरी से मोनोसाइट सेल्स माइग्रेट होके कहाँ जाती हैं, टिश्यू में आ जाती हैं, और वहां पर जो है अपने साइज को बढ़ा लेती हैं। और बढ़ाने के बाद में उसको हम क्या बोलेंगे, कि वो सेल्स जो हैं मैक्रोफेजेस सेल्स बन गई हैं, बड़ी बड़ी सेल्स बन गई हैं, फैगोसिटिक मोटाइल सेल्स बन गई हैं, और इनके पास लाइसोसोम एक्टिविटी होती है। लाइसोसोम एक्टिविटी का मतलब क्या है, कि इनके पास में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और उन लाइसोसोम में प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करेंगे, उसको तोड़ देंगे या उस एंटीजन को मार देंगे। बात समझ में आई? यस। अब मैक्रोफेजेस का जो न्यूक्लियस है वो हम देखते हैं कैसे। तो मैक्रोफेजेस का जो न्यूक्लियस है बेटा, वो किडनी शेप का होता है, ध्यान रखिएगा। मोनोसाइट का बीन शेप्ड है, और मैक्रोफेजेस का जो आपका न्यूक्लियस है वो कैसा है, किडनी शेप का। तो 3 तरीके की बातें बताई मैंने। मोनोसाइट के केस में कैसा है, तो आप बोलोगे बीन शेप्ड। मैक्रोफेजेस के केस में कैसा है बेटा, देयर इज द किडनी शेप। एंड इन केस ऑफ न्यूट्रोफिल सेल्स देयर इज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर या मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस इज सी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया इनकी कहानी क्या है।
अब मैक्रोफेजेस सेल्स के टाइप्स भी हैं। किडनी शेप का ये क्या है, इसमें न्यूक्लियस है, इनके टाइप्स हैं दो मैक्रोफेजेस के, इधर समझ लेते हैं हम लोग। देखिए मैक्रोफेजेस के बेटा दो टाइप हैं। कौन कौन से टाइप हैं? तो दो टाइप जो हैं उनमें हम पढ़ेंगे। पहला टाइप जो है ऐसी मैक्रोफेजेस सेल्स जो फिक्स रहती हैं। कैसी रहती हैं? फिक्स्ड रहती हैं। फिक्स्ड मैक्रोफेजेस का मतलब क्या है? वो लोकलाइज्ड हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे ही पाई जाएंगी, उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड मैक्रोफेजेस। और ये बेटा नॉन मोटाइल नेचर की होती है। नॉन मोटाइल का मतलब क्या है? ये मूव नहीं कर पाती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ये एक जगह जहां पड़ी हैं वहीं पर पड़ी रहेंगी। दूसरी जो है उनको हम बोलते हैं वांडरिंग मैक्रोफेजेस। वांडरिंग का मतलब ही होता है घुमक्कड़, घूमने वाला। वांडरिंग का मतलब क्या है? घुमक्कड़ या घूमने वाला। तो वांडरिंग जो सेल्स है मैक्रोफेजेस, इनको हम बोलते हैं, ये बेटा कैसी हो जाएंगी? मोटाइल सेल्स हैं। दीज आर द मोटाइल सेल्स। वांडरिंग सेल मोटाइल सेल हैं। मैक्रोफेजेस सेल्स में फिक्स्ड जो है वो नॉन मोटाइल टाइप की हैं। अब देखिए इसके बाद में ये मोटाइल है तो ये मूवमेंट शो करती हैं, और उस मूवमेंट को हम बोलते हैं अमीबॉयडल मूवमेंट। मतलब मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। दूसरा देखिए जो फिक्स्ड मैक्रोफेजेस हैं ये नॉन मोटाइल की थी, और इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल इनका जो आ रहा है वो कहां से आएगा? तो पहला एग्जाम्पल है पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। ठीक है। ये बेटा जो सेल्स प्रेजेंट होंगी ये कहां प्रेजेंट होंगी? तो आप चुपचाप यहां पर लिख लीजिए। ये सेल्स जो हैं वो लंग्स में प्रेजेंट होंगी। कहां प्रेजेंट होंगी? लंग्स में प्रेजेंट होंगी। गॉट इट? दूसरा देखिए पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस के बाद में एक सेल्स होती हैं, उनको हम टिश्यू में पढ़ चुके हैं, हिस्टियोसाइट सेल्स। सेल्स हैं हिस्टियोसाइट सेल्स। ये सेल्स जो हिस्टियोसाइट सेल्स हैं बेटा ये कहां प्रेजेंट होंगी? तो आप बोलोगे ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट होती है? कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं। तीसरा देखिए हिस्टियोसाइट सेल्स के बाद में कफर सेल्स। कफर सेल्स जो है बेटा वो कहां प्रेजेंट होंगी? तो आप बोलोगे लीवर में। पढ़ चुके हैं हम लोग, लीवर में हमने बताया था कि वहां पर कफर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट देखिए आप चौथे नंबर पे आ रहा है हमारा नेक्स्ट मैक्रोफेजेस, उसको हम बोलते हैं ग्लो मेरुलर मिजेंजियल सेल्स। ग्लोमेरुलर मिजेंजियल ग्लोमेरुलर मिजेंजियल सेल्स। ये बेटा कहां प्रेजेंट होती हैं? तो आप बोलोगे किडनी में प्रेजेंट होती हैं। कहां प्रेजेंट होती हैं? किडनी में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट देखिए आप पांचवी नंबर की सेल माइक्रोग्लायल सेल्स। और माइक्रोग्लायल सेल्स प्रेजेंट होता है ब्रेन। ठीक है। 6 नंबर का देखिए आप माइक्रोग्लायल सेल्स के बाद में ऑस्टियोसाइट सेल्स। ऑस्टियो मतलब बोन, तो बोन में सेल्स प्रेजेंट होंगी ये वाली। सॉरी ऑस्टियोक्लास्ट, सॉरी ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियो वो तो बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, ऑस्टियो है ना साइड्स। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो कैसी हैं? आप बोलोगे बोन में मैक्रोफेजेस सेल्स हैं, बोन के शेप वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट। तो मैक्रोफेजेस में हमने पढ़ा बेटा दो तरीके की मैक्रोफेजेस हैं। कौन कौन सी? आप बोलोगे पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस सेल्स जो कि लंग्स में है, फिक्स मैक्रोफेजेस। और जो फिक्स मैक्रोफेजेस हैं उसमें हिस्टियोसाइट
फिर आप बोलोगे कफर सेल्स, फिर आप बोलोगे ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स, माइक्रोग्लियल सेल्स, osteoclast cells. These are the 6 type of cells which are present different location of the body, and they perform phagocytic nature and helps to remove the foreign bodies or the debris of the particular cell. Okay, got it? And wandering cells are the cells which are motile in nature. They are basically present in the blood and they shows the amoeboidal movement. That means they move just like amoeba. Okay, got it? सभी को समझ में आ गया एकदम? ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है। हम इन्नेट इम्यूनिटी लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, उसके आगे कंटिन्यू किया है हमने अभी तक पढ़ा इन्नेट इम्यूनिटी में जो है आपका सबसे पहले टाइप ऑफ इम्यूनिटी में पढ़ा हमने एनाटॉमिकल बैरियर्स, मैकेनिकल बैरियर्स, फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि सिक्रेटरी कंपोनेंट क्या होते हैं, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिस्टम, कोगुलेशन कैसे होता है, साइटोकिन्स या इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, तो वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेलुलर बैरियर ऑफ इंफेक्शन, या आप बोलोगे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, इनकी बात हमने कर ली। ठीक है, अब इस जो सेलुलर बैरियर है उसका तीसरा जो पार्टिसिपेंट है जो नेचुरल किलर सेल्स हैं उनकी बात करते हैं। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट। अब आगे हम लोग देखेंगे नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स की जब बात करोगे आप तो क्या है वहां पर? वांडरिंग का एग्जांपल बेटा मैक्रोफेजेस, नॉर्मल मैक्रोफेजेस जो ब्लड में प्रेजेंट होंगे उनको वांडरिंग बोलेंगे। ठीक है, लिख सकते हो आप वहां। वांडरिंग सेल्स क्या हैं? घुमक्कड़ सेल्स हैं जो घूमती रहती हैं, है ना? टिश्यू वगैरह में प्रेजेंट होंगे नॉर्मली। चलिए नेचुरल किलर सेल्स को देखते हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म में बेटा हम बोलते हैं एनके सेल्स, ऐसे लिखते हैं इनको, नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स। क्या बोलेंगे? एनके सेल्स। ठीक है, चलिए देखिए तो ये प्रेजेंट कहां कहां पर होंगे। सबसे पहले इसको देखेंगे कि इनका प्रेजेंस कहां पर होगा, किस किस जगह पे प्रेजेंट होगा। सबसे पहले आप बोलोगे स्प्लीन, स्प्लीन के अलावा आप बोलोगे लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स के अलावा आप बोलोगे रेड बोन मैरो, आरबीएम बोलते हैं रेड बोन मैरो को। तो ये 3 जगह हैं जहां पर नेचुरल किलर सेल्स देखने को मिलेंगी। अब देखिए इन नेचुरल किलर सेल्स के पास में कोई एंटीजन रिसेप्टर नहीं होता है जैसा कि बी सेल्स और टी सेल्स के पास में होता है। कोई रिसेप्टर नहीं है, ये नॉर्मली काम करती हैं। और कैसे करती हैं इस बात को हम समझते हैं। देखिए नेचुरल किलर सेल्स जो है लगभग वो आप बोलोगे 5 to 10% के आसपास, 5 to 10%। और नेचुरल किलर सेल्स जो है 2 तरीके से किसी एंटीजन को मारती हैं। तो देखिए क्या है, एक ये काम करती हैं बाय द हेल्प ऑफ परफोरिन। इसको समझते हैं पहले। परफोरिन्स, परफोरिन्स हैं क्या? देखो तो परफोरिन्स जो हैं ऐसे समझते हैं कि ये कुछ ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे ये परफोरिन्स हैं। ठीक है, ये परफोरिन
अब होता क्या है, परफोरिन्स जो होते हैं, मान लो कोई एंटीजन आया बॉडी में, ये एंटीजन है कोई, इसको हमने बोल दिया ये एंटीजन है, कोई बैक्टीरिया मान लेते हैं, कोई बैक्टीरियल सेल है। अब देखिए ये परफोरिन्स आएंगे और ये परफोरिन्स क्या करेंगे, जैसे हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आएगा, ये परफोरिन्स नेचुरल किलर सेल से रिलीज किए जाएंगे और ये परफोरिन जाके अटैच हो जाएंगे किसके ऊपर, इसकी जो है सेल वॉल के ऊपर, बैक्टीरिया के सेल वॉल पे अटैच हो। तो परफोरिन्स ऐसे लिख सकते हैं हम, आर इंसर्टेड in plasma membrane of microbes, ठीक है, माइक्रोब्स, ठीक है। अब जैसे ही अटैच होंगे वैसे देखिए इनमें क्या बन जाएगा, जैसे ही अटैच होंगे पहले नंबर पे तो अटैचमेंट हुआ, दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, ये पोर्स बना लेंगे, जहां जहां ये परफोरिन प्रोटीन अटैच होंगे ये क्या करेंगे, पोर्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। पोर्स बन गए इनकी सेल। अब जब पोर्स बन गए, जब पोर्स बन गए तो पोर्स बनने के बाद में क्या होगा, देखिए बाहर की तरफ ये परफोरिन्स प्रोटीन जो थे इन्होंने पोर्स बना दिया और बाहर क्या होगा, फ्लूइड प्रेजेंट होगा हमारी बॉडी में ना, तो वो फ्लूइड क्या होगा, इन पोर्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, जितना फ्लूइड होगा सब क्या होगा, अंदर जाएगा, इनरश करेगा कि नहीं, तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा, इनफ्लक्स ऑफ फ्लूइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफ्लक्स ऑफ वाटर, है ना, तो वाटर अंदर आ जाएगा इनके। अब वाटर जब अंदर आ जाएगा तो पहले नंबर पे इंसर्ट हुआ, दूसरे नंबर पर पोर का फॉर्मेशन हुआ, तीसरे नंबर पर बेटा क्या हुआ, इनफ्लक्स हो गया किसका, आप बोल रहे हो वाटर का सेल के अंदर, ठीक है। अब चौथे नंबर के पर क्या होगा, ये जो सेल होगी ये क्या हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी, और स्वेल करने के अलावा अब क्या कर जाएगी ये, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका ब्रस्टिंग हो जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगी, फट जाएगी, ठीक है। और बाकी जो सेल का अब खत्म हो गया, बैक्टीरिया को मार दिया इसने, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट जो होगा उसका फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। इस तरीके से ये परफोरिंग काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप बोलोगे दूसरा एक प्रोसेस है नेचुरल किलर सेल का, वो कौन सा है उसको भी हम देख लेते हैं। तो दूसरा प्रोसेस जो उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस, क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है नेचुरल सेल डेथ, यानी कि जो सेल इन्फेक्टेड हो गई है उसको नेचुरली क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, उसकी डेथ कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं एपोप्टोसिस या नेचुरल सेल डेथ, ठीक है। तो ये तीन कंपोनेंट थे जो हमारे सेलुलर बैरियर की तरीके से काम कर रहे थे। पहला आपका, आपने बोला कौन सा, तो आप बोलोगे न्यूट्रोफिल सेल्स, दूसरा मैक्रोफेजेस, तीसरा नेचुरल किलर सेल्स। अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप सभी को। सर एपोप्टोसिस एक बार दोबारा समझा दो। क्या वो बेटा, एपोप्टोसिस, यस सर। एपोप्टोसिस में कुछ नहीं है। एपोप्टोसिस का मतलब क्या है, कोई सेल है मान लो, और ये सेल क्या हो जाएगा, इसका नेचुरल डेथ हो जाए, ठीक है, नेचुरल, इसका लाइफ स्पैन पूरा हो जाए तो इसको मार दिया जाए। तो होता क्या है, अगर कोई मान लो इन्फेक्शन हो गया, सेल खराब हो गई, बेकार हो गई, तो भी उसका डेथ करा दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। सर वो एंटीजन का जरूरी नहीं है। एंटीजन भी हो सकता है, जरूरी हो सकता है कि एंटीजन इन्फेक्टेड हो तो खराब हो जाए सेल, तब भी एपोप्टोसिस हो सकता है, या अगर किसी सेल का लाइफ स्पैन पूरा हो गया तब भी एपोप्टोसिस हो जाता है, ठीक है। ओके सर। अब कुछ और भी जो है वो थे इनेट इम्यूनिटी के पार्ट, जैसे
अदर्स में आप देखोगे, मैं कुछ लिखे दे रहा हूं यहाँ पर अदर्स में, बाकी तो हमने पढ़ ली इनेट इम्यूनिटी में क्या क्या था। एनाटॉमिकल बैरियर्स थे, वो डिस्कस कर लिए थे बहुत पहले क्लास में। फिर हमने सिक्रेटरी कंपोनेंट डिस्कस किए थे, कॉम्प्लीमेंट और साइटोकाइंस वगैरह। फिर हमने तीसरा डिस्कस किया, सेलुलर बैरियर को डिस्कस कर लिया। अब कुछ अदर्स हैं इसके अलावा भी। तो एक आपने पढ़ा होगा इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन 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 की बात करोगे आप, तो आप बोलोगे इन्फ्लामेशन होता क्या है? रेडनेस होती है, रेड रेड हो जाना, किसी पर्टिकुलर जगह पे पेन होना, वहां से हीट जैसा फील होना, और स्वेलिंग। ये पूरा मिला के अगर आप बात करोगे तो ये क्या है? इन्फ्लामेशन है। जैसे मान लो हमको कहीं पे खुजली हो रही, कहीं इचिंग हो रही, तो वहां पर हम खुजली कर देते हैं, एक बार रेडनेस हो जाता है, पेन भी होता है, बर्निंग सेंसेशन भी होता है हीट जैसा, और कभी कभी स्वेल भी कर जाता है, या मच्छर काटने पे देखोगे आप वहां पर हो जाता है रेडनेस, पेन, हीट और स्वेल। तो वो क्या है? इन्फ्लामेशन। इन सब को मिला के हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन। ठीक है। अब इसके अलावा आपने फीवर के बारे में पता ही होगा आपको। फीवर क्या है? कोई बीमारी थोड़ा है। फीवर क्या है? कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं पायरोजेंस। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पायरोजेंस। और पायरोजेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? तो आप बोलोगे ये इंक्रीज करते हैं किसको? टेम्परेचर को। इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अब मान लो कोई एंटीजन आया हमारे, फीवर क्यों आता है? एंटीजन आया, कोई इन्फेक्शन हुआ, तो कोशिश बॉडी ये करती है किसी ना किसी तरीके से क्या किया जाए? एंटीजन को मार दिया जाए। तो ये भी एक हो सकता है कि बॉडी पायरोजेंस मॉलिक्यूल्स को रिलीज करने लगे अबंडेंट अमाउंट में, और जैसे वो रिलीज करेगा बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे जो है अपलिफ्ट होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और तभी हमको फीवर आ जाता है। तो उस पर्टिकुलर जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है उस पे वो पर्टिकुलर एंटीजन सर्वाइव नहीं कर पाता है, या बॉडी उसको मारने की कोशिश करती है। तो इट इज आल्सो पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। कभी हम बाहर से नहीं, ये बाय बर्थ ही सीखते हैं। तो ये बहुत सारे मेथड्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए बहुत अच्छी तरीके से, कि कौन कौन से इनेट इम्यूनिटी के पार्ट हैं, कौन कौन से जो है हमको बाय बर्थ मैकेनिज्म मिला हुआ है नेचर से कि हम जो है एंटीजेंस को मार सके। तो इनेट इम्यूनिटी कंप्लीट होता है आपका। आज लास्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया। इससे पहले के जो 2 पार्ट हैं वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, आपको वीडियो पढ़ा होगा, आप देख लीजिएगा। अब अगर इनेट इम्यूनिटी भी नहीं लड़ पा रही, मान लो इन सब को हरा के एंटीजन आगे आ गया, अब एंटीजन को मारना तो पड़ेगा ही, लेकिन क्या हुआ? इनेट इम्यूनिटी को तो उसने डिफीट कर दिया, हरा दिया जो है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक और इम्यूनिटी है खतरनाक वाली, उसको हम बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी है? एडेप्टिव इम्यूनिटी, खतरनाक इम्यूनिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो दूसरा हमारा मेन अब हेडिंग हम डाल लेंगे, इनेट इम्यूनिटी पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट हमारा है एडेप्टिव इम्यूनिटी। दूसरा हम क्या बोलेंगे? एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो क्या है? देखिए, अगर इनेट इम्यूनिटी इफेक्टिव नहीं है और पैथोजन को नहीं मार पा रहा है, तब पिक्चर में दूसरा हीरो आएगा हमारी बॉडी का, वो है एडेप्टिव इम्यूनिटी, है ना? तो आप बोलोगे इफ, यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ innate immunity इनइफेक्टिव, अगर वो इफेक्टिव नहीं है तब क्या होगा? देखिए, अगर इनइफेक्टिव है टू एलिमिनेट
to eliminate the pathogen. ठीक है, तब यहां पर दूसरा पिक्चर में हीरो आएगा, देन एंट्री ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तब आप क्या बोलोगे, एक्टिवेशन ऑफ किसका, तो आप बोलोगे एक्टिवेशन ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी या आप इसी को बोलते हो एक्वायर्ड इम्यूनिटी या आप इसी को बोलते हो क्या, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, अब असली हीरो पिक्चर में आया। ठीक है, एडेप्टिव कहो या एक्वायर्ड कहो या स्पेसिफिक कहो, ये हम लोग गेन करते हैं आफ्टर द बर्थ। ठीक है, कब गेन करते हैं, आफ्टर द बर्थ, यानी बर्थ के बाद में हम एडेप्टिव इम्यूनिटी को गेन करते हैं। दूसरी बात समझिए बेटा, यहाँ पर इस एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी को जो हीरो हैं वो कौन है, तो इनमें हीरो जो है इन एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, वहां पर दो हीरो हैं, दोनों मिलके मारते हैं। एक है आपका बी सेल्स और दूसरा है आपका टी सेल्स। तो आप बोलोगे बी लिम्फोसाइट, क्या बोलोगे, बी लिम्फोसाइट, और दूसरा आप क्या बोलोगे, टी लिम्फोसाइट। ये दो हीरो हैं, यानी कि अगर एडेप्टिव इम्यूनिटी नहीं मार पाती किसी एंटीजन को, तो अब उसका सामना किससे होगा, हमारे एडेप्टिव इम्यूनिटी से होगा, और उसमें आपको देखने को मिलेगा बी और टी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट। अब इस एडेप्टिव इम्यूनिटी में इतनी क्या खासियत होती है जो हम इसको हीरो बोल दिए, बहुत बड़ा हीरो है, क्यों, क्योंकि इसके पास कुछ कैरेक्टर्स हैं, बेहतरीन कैरेक्टर्स। क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, जरा उनके ऊपर हम प्रकाश डालते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर इसका स्पेसिफिसिटी। पहला कैरेक्टर कौन सा बेटा, स्पेसिफिसिटी। दूसरा देखिए डाइवर्सिटी। सब मैं एक एक करके मीनिंग बताऊंगा सबका। तीसरा जो था तो आप बोलोगे डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इसके बाद देखिए, इसके बाद में आप बोलोगे इम्यूनोजेनिक मेमोरी। तो ये चार प्रॉपर्टी हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी की, है ना। ये चार प्रॉपर्टी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके समझते हैं हम। देखिए स्पेसिफिसिटी का मतलब समझिए। पहला, ये पहला हो गया आपका, ये दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा, और ये चौथा प्रॉपर्टी। चारों प्रॉपर्टी को एक एक करके हम डिस्कस करें। पहला प्रॉपर्टी जो स्पेसिफिसिटी है वो क्या है, देखिए इन्नेट इम्यूनिटी में कोई एंटीजन आया है वो एक जैसे मारने की कोशिश करते हैं, कोई अलग अलग मेथड नहीं है। लेकिन इधर एडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या है, आप बोलोगे अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं अलग अलग एंटीजन को मारने के। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल पहला हम देखते हैं स्पेसिफिसिटी। पहला समझिए, मान लिया हमने कोई एंटीजन, ये इधर एक है पहला एंटीजन है, और इधर हमने मान लिया कोई दूसरा एंटीजन, एंटीजन 2। ठीक है, ये अब देखिए पहला एंटीजन जो है उसमें हमने देखा अमाइनो एसिड का सीक्वेंस ऐसे है कुछ, ऐसे। ठीक है, कोई 4 अमाइनो एसिड है ऐसे, ये इस तरीके का एंटीजन है। और दूसरा एंटीजन देखिए कुछ इस तरीके से। अभी तक तो देखो दोनों सेम थे एकदम, अमाइनो एसिड एक जैसे हैं, रेड यहाँ पर भी रेड वहां पर भी एक ही जैसे हैं। लेकिन हुआ क्या, चौथा जो अमाइनो एसिड था
वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। मैंने क्या लिखा, डिफरेंट एमाइनो एसिड। कोई प्रोटीनिशियस एंटीजन है, प्रोटीन का बना हुआ कोई एंटीजन है मान लो, तो ये चौथा अलग है। अब आप बोलोगे इसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी का अलग होगा कंपैरेटिवली टू इसके। ये भी किल किया जाएगा, मारा तो इसको भी जाएगा, इसको भी मारा जाएगा, ये भी किल किया जाएगा, लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स दोनों में अगर आप देखोगे तो ये क्या है, डिफरेंट। कैसा है, डिफरेंट है। तो एक बात निकल के यहां पर आई क्या, कि स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है कि एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है, जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो क्या करेगी, रिकॉग्नाइजेज, यहां पर लिख लेंगे एडेप्टिव इम्यूनिटी, एआई से, एडेप्टिव इम्यूनिटी रिकॉग्नाइजेज different types of क्या, तो आप बोलोगे एंटीजेंस, different types of antigens, even detect the क्या करता है, even detect the single amino acid change in invading एंटीजन। तो सिंगल अमाइनो एसिड चेंज को भी ये क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, डिटेक्ट कर लेता है, और इसी चीज को हम स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। तो एक ब्यूटी है ये एडेप्टिव इम्यूनिटी कि अलग अलग अगर सिंगल चेंज भी है किसी अमाइनो एसिड में अलग अलग एंटीजन में, तो उसको अलग एंटीजन कंसीडर करके अलग तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा। एक बार आप लोग दोनों सभी लोग बता दीजिए, समझ में आ गया ये वाली बात स्पेसिफिसिटी वाली? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्पेसिफिसिटी के बाद में हमारा नेक्स्ट जो था डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी डाइवर्सिटी की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में आप बोलोगे तो यहां पर क्या है बेटा, प्रोडक्शन ऑफ tremendous diversity of cells against the एंटीजन। तो अलग अलग तरीके की सेल्स हैं बहुत सारी, उनके पास डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके की बी सेल्स हैं, अलग टी सेल्स हैं, अलग तरीके की एंटीबॉडीज हैं, वो एंटीजन को मारेंगे तो इसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है उसकी बात करते हैं, तीसरा वाला, ये तो दूसरा हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट जो था उसको जरा देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा जो पॉइंट था उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड आप बोलोगे नॉन सेल्फ। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ठीक है, अब देखो है क्या, हमारा मान लो ये इम्यून सेल है कोई, समझिए इस बात को, ये हमारा इम्यून सेल। अब इम्यून सेल को पता होना चाहिए कि हमारी खुद की बॉडी कौन सी है, और आप बोलोगे जो बाहर से इन्वाइडर आया उसको हम फॉरेन बोल सकते हैं। फॉरेन बॉडी कौन सी है, या फॉरेन बॉडी का मतलब क्या है, एंटीजन कौन सा है। अगर हमारी सेल डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रही इस बात को, अगर नहीं डिस्क्रिमिनेट कर पा रही तो हमारी सेल क्या करेगी,
हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही काम करने लगेगी। अगर इसके अगेंस्ट काम करेगी तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है सेल्फ और नॉन सेल्फ का, अगर ये क्या होता है, लॉस हो जाता है इसका, अगर डिस्क्रिमिनेशन का लॉस हो जाता है अपने और दूसरे के बीच का, तो आप बोलोगे ये क्या करता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर करवा देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी, हमारे जो है हमारी सेल्स ही, इम्यून सेल्स ही हमारी बॉडी को मार रही है, खा रही है। तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट की तरफ बेटा बढ़ते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं फटाफट, टाइम भी ओवर हो रहा है लगभग। तो इम्यूनोजेनिक मेमोरी में देखिए क्या होता है। मेमोरी समझिएगा इस बात को थोड़ा ध्यान से। ये हमने मान लिया कोई सेल है, हमारा बॉडी है यार, अब कोई एंटीजन आया यहाँ पर, ये एंटीजन आया और इस एंटीजन ने इन्फेक्ट कर दिया सेल को। अब सेल क्या करेगी, देखिए ये जो सेल है अभी मेमोरी सेल नहीं, अभी ये क्या है, इम्यून सेल है, इम्यून सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम। यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर आप बोलोगे क्या होगा, देखिए तो यहां पर आप बोलोगे इम्यून सिस्टम होगा, और इम्यून सिस्टम क्या करेगा, तो देखिए यहां पर आप बोलोगे कि मेमोरी सेल्स बनेंगी और एक प्लाज्मा सेल्स बनेंगी। देखिए जैसे एंटीजन आएगा उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो यहाँ क्या बनेंगी, प्लाज्मा सेल्स बनेंगी, और प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगी, तुरंत एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी, और ये एंटीबॉडी क्या करेंगी, ये एंटीबॉडीज जो होंगी ये एंटीजन को किल कर देंगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे किल द एंटीजन, एंटीजन को ये मार देंगे। ठीक है, लेकिन इधर देखिए ये मेमोरी सेल्स हैं, मेमोरी सेल्स क्या होंगी, ये जो बनी है ये फर्दर यूज के लिए रख ली है इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में सेम टाइप का अगर एंटीजन आता है बॉडी में, सेम एंटीजन आता है, तो दोबारा उतनी मेहनत नहीं करनी है, हमारे पास पहले से मेमोरी सेल्स हैं इस एंटीजन के अगेंस्ट, तो ये क्या करेंगे, इसको रिकॉग्नाइज करके और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगेंगे और इफिशिएंटली इसको खत्म कर देंगे। तो इसको बोलते हैं इम्यूनोजेनिक मेमोरी का रखना, यानी कि आज हमने मारा है उसके अगेंस्ट क्या किया, हमने मेमोरी बिल्डअप कर ली कि कितना स्ट्रॉन्ग एंटीजन है, दोबारा आएगा तो और जल्दी से उसको मार देंगे, खत्म कर देंगे। गॉट इट। तो ये मैंने एडेप्टिव इम्यूनिटी के प्रॉपर्टीज बता दी हैं। आगे और हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है वहां पर लिम्फोइड ऑर्गन्स और प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, कहां से क्या सेल्स बनती हैं, ये सब आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।